हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम आर्थिक भूगोल का एक छोटा सा टॉपिक है वो करने वाले हैं, जिसमें हम आर्थिक भूगोल, आर्थिक क्रियाओं को जो कारक प्रभावित करते हैं उनको हम देखने वाले हैं। दोस्तों, आर्थिक क्रिया मानव की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है और मानव अपने पूरे जीवन में कई प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है। और इन आर्थिक क्रियाओं को कई कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक कारक इसको प्रभावित करते हैं। आर्थिक क्रिया समस्त मानव क्रियाओं में से सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है, क्योंकि मनुष्य की प्राय सभी प्रकार की आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए यह बहुत आवश्यक है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में किसी आर्थिक क्रियाओं का व्यवसाय का विकास होगा, यह काफ़ी हद तक वहाँ के पर्यावरणीय दशाओं, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों आदि पर निर्धारित होता है। सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं। मनुष्य की समस्त आर्थिक क्रियाएं भौतिक, जैविक, पर्यावरण के तत्वों द्वारा निर्धारित होती है। मनुष्य के व्यवसाय की प्रकृति तथा स्वरूप के निर्धारण में ये तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जिसमें प्राकृतिक कारक स्थलाकृति हो गया, जलवायु हो गया, मृदा हो गया, खनिज पदार्थ हो गया, प्राकृतिक वनस्पति हो गया और आदि प्रमुख हैं। सबसे पहले स्थलाकृति की बात करें तो दोस्तों, स्थलाकृति में देखें तो जो किसी क्षेत्र का स्थल रूप केवल मानव बसाव को ही नहीं प्रभावित करता, वहाँ की जीविका, व्यक्तियों की जीविका और आर्थिक व्यवहार को भी प्रभावित करता है। जैसे पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ की स्थलाकृति कुछ और मिलती है, और जो समतल क्षेत्र है वहाँ की स्थलाकृति कुछ और मिलती है। पर्वतीय तथा पहाड़ी क्षेत्र में समतल भूमि की कमी होती है। पहाड़ी ढलानों पर ऊंचाई के अनुसार विभिन्न प्रकार के वन और घास उगती है। धरातलीय दशाएं कृषि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, यानी कि जो समतल भूमि है वहाँ पर कृषि है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, और जो पर्वतीय जो भूमि स्थलाकृति है वहाँ पर जो कृषि क्रियाएं हैं वो कम देखने को मिलती है। मैदानी भागों में मानव जीवन की प्राय समस्त आवश्यक सुविधाएं उर्वरक जैसे भूमि, सिंचाई, परिवहन साधन, औद्योगिक संसाधन आदि है जो सही रूप से प्राप्त हो जाते हैं। नहरों, सड़कों तथा रेल मार्गों का निर्माण मैदानी भागों में सफलतापूर्वक हो जाता है और उसमें कम लागत आती है। परंतु पर्वतीय अगर स्थलाकृति की बात करें तो ये सभी, जिसमें सिंचाई, परिवहन, औद्योगिक संसाधन आदि जो है, नहर, सड़कें तथा रेल मार्ग आदि, इन सब का निर्माण है वो कठिन हो जाता है। ठीक है। विविध आर्थिक क्रियाओं के लिए सबसे उपयुक्त उद्योग ये सब जो है मैदानी भागों में कृषि, परिवहन, व्यापार, विनिर्माण उद्योग आदि विविध आर्थिक क्रियाएं के लिए सबसे उपयुक्त है। पठार प्राचीन शैली से निर्मित और अधिकांश सपाट तथा समतल धरातल वाले होते हैं। उदाहरण के लिए भारत का दक्कन पठार है, वहाँ पर कोयला, लोहा, मैग्नीशियम, चूना पत्थर आदि खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दक्कन के पठार जैसे जिन पठारों पर उपजाऊ मिट्टी और सिंचाई के संसाधन उपलब्ध होते हैं वहाँ पर कृषि का भी खूब विकास हुआ है। ठीक है। कृषि प्रमुख व्यवसाय बन गई है वहाँ की, और कम उपजाऊ भूमि पर पशुचरण और व्यवसाय भी पाया जाता है। यानी कि कृषि जहाँ पर भूमि अधिक उपजाऊ नहीं हो पाती और वहाँ कृषि के अलावा जो अन्य क्रियाएं हैं उनकी बहुलता पाई जाती है। ठीक है। दूसरा जो इस प्राकृतिक कारक के अंदर है वो है जलवायु। जलवायु प्राकृतिक पर्यावरण का सर्वाधिक प्रभावित कारक है। ठीक है। सूर्य, तापमान, वर्षा तथा आर्द्रता आदि जलवायु के प्रमुख तत्व हैं, जो अलग अलग तथा सम्मिलित रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। विभिन्न प्रदेशों की जलवायु मानव क्रियाओं में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। वे वनस्पति का विकास जलवायु और मिट्टी के प्रकारों पर निर्भर करता है। यानी कि यह जलवायु और मिट्टी के ऊपर डिपेंड रहता है कि वहाँ की वनस्पति किस प्रकार की होगी। उपजाऊ मिट्टी वाले अधिकांश समतल मैदानी भाग कृषि प्रधान प्रदेश हैं। ठीक है।
अधिक जल चार वाली उष्णकटिबंधीय फसलें जैसे चावल, गन्ना, नारियल, रबड़ आदि आर्द्र भागों में उगाई जाती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में जौ, चना, मटर, राई, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि फसलों को उगाया जाता है। व्यापारिक क्रियाओं भी जलवायु को प्रभावित करता है। ठंडे भागों में जहां नदियों के मुहाने पर तथा सागरीय व्यापार अवरुद्ध हो जाता है, इस प्रकार जलवायु नियंत्रण परिवहन क्रिया पर भी आर्थिक प्रभाव डालता है। सूर्य प्रकाश का अभाव सभी जीवों, मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों तथा वनस्पति पर पाया जाता है। कृषि तथा पशुचरण जैसे व्यवसाय सूर्य प्रकाश पर आधारित होते हैं। तापमान का महत्व जलवायु तत्वों पर सर्वोपरि है, यानी कि इन तत्वों में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो तापमान है। भूतल पर तापमान का वितरण अत्यधिक विषम है, यानी कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तापमान देखा जाता है। यानी कि हम जैसे जैसे भूमध्य से ध्रुव की ओर जाएंगे तो हमें तापमान में जो विषमता है वो अधिक देखने को मिलती है। वर्षा एवं आर्द्रता वनस्पति विकास के लिए आवश्यक तत्व है। आर्द्र वायुमंडल में स्थित जल को मात्रा कहते हैं। जल की मात्रा या कहते हैं कृषि पेटियों का निर्धारण मुख्यतः जलवायु दशाओं पर आधारित होता है। अगला जो प्राकृतिक कारक है उसमें मिट्टी को रखा गया है। वनस्पतियों के विकास के लिए मिट्टी सबसे प्रमुख जो तत्व है, यानी कि जितनी मिट्टी, इसमें बताया गया है कि जितनी मिट्टी उपजाऊ होगी वहाँ पर जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो उतनी ही ज़्यादा होगी। और हर एक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की मिट्टी मिलती है। जो पुरानी हमारी मानव सभ्यता है, प्राचीन मानव सभ्यता, वो सभ्यताएं ज़्यादातर जो नदियां हैं उनके साथ ही विकसित हुई है और उनके आसपास ही ये सभ्यताएं हैं जो स्थित थी, क्योंकि जो नदी है वो अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लाती है और जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। कृषि उपजों से प्राप्त अनेक पदार्थों प्रयोग द्वारा कई प्रकार के विनिर्माण उद्योग संचालित होते हैं, जैसे सूती एवं रेशम वस्त्र, जूट, तेल, चावल आदि, ये सब। ठीक है। अगली जो है वो प्राकृतिक वनस्पति है। प्राकृतिक कारक में प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार से आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले लोगों को भोजन, वस्त्र, आश्रय आदि अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय रूप में प्राप्त पेड़ों पौधों से ही होती है। मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं जैसे कृषि, पशुचरण, पशुपालन, आखेट, उद्योग आदि का निर्धारण भी प्रादेशिक वनस्पतियों के आधार पर किया जाता है। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में वनस्पति की भिन्नता के कारण मानव व्यवसाय में पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। वन प्रदेशों में लकड़ी काटने तथा चीरने का उद्योग विकसित हुआ है। शीतोष्ण कटिबंधीय टैगा वनों की लकड़ियां कागज उद्योग और माचिस उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रमुख है। अगला जो है इसमें वो है खनिज पदार्थ। ये प्राकृतिक कारक में ही है। मनुष्य के जीवन में खनिजों का विशेष महत्व है। खनिजों की 3 श्रेणियों में बांटा गया है। शक्तिदाता खनिज जैसे कोयला जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम, थोरियम, प्राकृतिक गैस आदि शामिल है। दूसरा जो इसमें श्रेणी है उसमें औद्योगिक खनिज जैसे लोहा, आयस्क, मैग्नीशियम, चूना पत्थर, बॉक्साइट आदि को रखा गया है। तीसरे जो श्रेणी है उसके अंदर बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, प्लेटिनम आदि को रखा गया है। जिन भागों में उपयोगी खनिजों के भंडार पाए जाते हैं वहाँ खनन का कार्य किया जाता है और वहाँ पर ये आर्थिक क्रियाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। उन जगहों पर खदाने के पास खनन नगर बस जाते हैं। इसके अलावा पशु, जलाशय आदि आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। दूसरे हैं वो है आर्थिक कारक। सबसे पहले वे तो प्राकृतिक कारक है, ये आर्थिक कारक। आर्थिक क्रियाओं को निर्धारण में आर्थिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान पाया जाता है। किसी प्रदेश में पाए जाने वाले संसाधनों के प्रकार तथा उसके विदोहन की दशा, आर्थिक स्तर के विकास, तकनीक विकास आदि का आर्थिक क्रियाओं पर निश्चित प्रभाव देखा जा सकता है। जिन प्रदेशों में उपजाऊ मिट्टी की बहुलता होती है वहाँ कृषि कार्य की प्रधानता पाई जाती है। विकसित देशों में औद्योगिक तथा व्यापारिक क्रियाओं का विकास अधिक हुआ है और कृषि कार्यों में 5% से भी कम जनसंख्या लगी हुई है। इसके विपरीत विकासशील देशों में
70% से अधिक कृषि कार्यों में जो जनसंख्या है वो लगी हुई है। यानी कि जो विकसित जो देश हैं वहाँ पर जो प्राथमिक क्रियाएं हैं वो कम होती जा रही है, और जो विकासशील देश हैं वहाँ पर अभी भी प्राथमिक क्रियाएं लगभग 70% के आसपास है वो देखी जाती है। ऐसे देखा जा सकता है कि जैसे जैसे किसी समाज या प्रदेश की अर्थव्यवस्था उन्नत होती है, अर्थव्यवस्था में द्वितीय और तृतीय क्रियाएं का जो अंश है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, किसी को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों में भूमि की उपलब्धता, पूंजी, श्रम बाजार, उपभोग की दशा आदि, जो यंत्रीकरण, परिवहन आदि है वो प्रमुख है। अगला है वो है सामाजिक कारक। किस प्रकार से सामाजिक कारक आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी के रूप में एक संगठन का सृजन करके अपने पर्यावरण में समायोजन करता है। जाति, प्रजाति, जनजाति, धर्म, भाषा आदि सामाजिक पर्यावरण के मुख्य तत्व हैं। उत्पादन पद्धति के भाषा में भारतीय समाज 4 सामाजिक आर्थिक वर्गों में बांटा गया है, जिसमें कृषक, शिल्पकार, सेवी जातियां और भूमिहीन खेतीहर मजदूर विभाजित हैं। यद्यपि नगरीय क्षेत्रों में जातिगत व्यवसायों में अधिक समानता पाई जाती है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी व्यवसाय मुख्यतः परंपरागत जाति आधार पर ही होते हैं। भारत में हिंदुओं के समान ही मुसलमानों, सिख जैसे बौद्ध में भी कई जातियां हैं, उपवर्गों में पाए जाते हैं, उनमें भी जिनके अपने अपने परंपरागत व्यवसाय हैं। यानी कि अलग अलग जो जाति हैं उनके अलग अलग व्यवसाय, अलग अलग आर्थिक क्रियाएं देखी गई है। मानव की व्यावसायिक संरचना पर जाति तथा धर्म का अत्यधिक प्रभाव है, किंतु शिक्षा के प्रसार तथा धार्मिक मान्यताओं में ह्रास और पश्चिमी नगरीय सभ्यता के प्रभाव से इनका नियंत्रण स्थिर होता जा रहा है। अगला जो कारक है वो है सांस्कृतिक कारक। संस्कृति मानवीय शिष्ट व्यवहार और क्रियाकलाप के तरीकों का योग है। धार्मिक विश्वास, शैक्षणिक स्तर और दृष्टिकोण, विचार, नगरीकरण, परिवहन एवं संचार माध्यमों की प्रगति आदि सांस्कृतिक कारकों का आर्थिक क्रियाओं के चयन निर्धारण पर उल्लेखनीय प्रभाव पाया जाता है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना का निर्धारण में परिवर्तन तथा विकास क्रियाओं के रूप में नगरीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक क्रियाओं की प्रधानता पाई जाती है, जबकि नगरीय केंद्रों में द्वितीयक और तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाओं की अधिक विकास हुआ है। इसलिए किसी प्रदेश में नगरीकरण की प्रगति के साथ साथ प्राथमिक क्रियाओं का अनुपात यानी कि कम देखा गया है। यानी कि जैसे जैसे कोई जो प्रदेश है वो गांव से, कस्बों से नगर बनता है, तब वहाँ पर आर्थिक क्रियाएं हैं उसमें प्राथमिक क्रियाएं वो कम हो जाती है, और द्वितीयक और उससे ऊपर वाली क्रियाएं हैं वो सभी क्रियाएं वो ज़्यादा होने लगती है। अगला जो 5वां कारक है वैयक्तिक कारक है, उसमें जो आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। वैयक्तिक कारक भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये भी जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना को प्रभावित करते हैं और किसी आर्थिक क्रिया के चयन में अति महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। वैयक्तिक कारकों के अंतर्गत लिंग, आयु, स्वास्थ्य, शैक्षिक स्तर और प्रशिक्षण आदि शामिल किए गए हैं। ये कारक किसी कार्य में सघनता के लिए व्यक्ति की भौतिक तथा मानसिक क्षमता, योग्यता, अभिरुचि आदि का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार वैयक्तिक कारकों का संबंध मनुष्य के व्यक्तिगत विशेषताओं से है। सामान्यतः व्यावसायिक, वैयक्तिक तथा प्रभावित कारकों के लिए कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए सामान्य शिक्षा तथा समुचित परीक्षण अनिवार्य होता है। इसमें दोस्तों बताया गया है कि जैसे हम प्राथमिक क्रियाएं हैं उसमें तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी लग जाते हैं, परंतु जो उस द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक, पंचम जो कि आर्थिक क्रियाएं हैं उसके लिए जो शिक्षा का स्तर है वो उच्च होना चाहिए, तभी वो कोई व्यक्ति है वो उन क्रियाओं को सही सुचारू रूप से कर सकता है। ठीक है, इसमें यही बताया गया है। श्रम का प्राथमिक क्रियाओं से द्वितीयक तथा तृतीयक आदि कारकों पर स्थानांतरण होता रहता है।
यानी कि जो प्राथमिक क्रियाएं हैं उनके अंदर जो कम पढ़े लिखे लोग जो श्रमिक होते हैं वो लगे होते हैं। जो द्वितीय क्रिया है उनसे उच्च स्तर के जो श्रमिक है वो लगे होते हैं। तृतीय क्रिया में उससे उच्च स्तर के श्रमिक है वो लगे होते हैं, और ये क्रम है ये बढ़ता रहता है। तो दोस्तों ये थे जो आर्थिक क्रियाओं के कुछ कारक थे जो आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। उसमें से 5 प्रमुख कारक हमने देख लिए हैं, जिसमें सबसे पहले प्राकृतिक कारक है, दूसरा फिर अपना आर्थिक कारक है, जो फिर और तीसरा इसमें सामाजिक कारक है, चौथा सांस्कृतिक कारक है, और पांचवा वैयक्तिक कारक है। इसमें हमने देख लिया है। तो दोस्तों और भी बहुत सारे इसके जो कारक हैं वो जो आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, परंतु प्रमुख रूप से मुख्य 5 कारक हैं ये जो मुख्य प्रभाव आर्थिक क्रियाओं के ऊपर डालते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो है वो समझ में आया होगा। हमारा मुख्य उद्देश्य है वो आप तक ये नोट्स पहुँचाना होता है, और इसी उम्मीद के साथ हम ये वीडियो बनाते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो सही लगा होगा। तो अगली वीडियो तक हमसे इजाज़त चाहते हैं और इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।